नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे पास में एक छोटी सी लघु कथा है पढ़ने के लिए। कथा का नाम है जमी बर्फ और लिखा है नटेश्वर कमलेश ने। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। बर्फ की चादर ओढ़े ये धरती, इसे देखा था पहले भी, लेकिन पहले देखा था हरा या मटमैली रंग का। पहाड़ पेड़ सभी तो अब बर्फ में डूबे हुए थे। एक घर से बाहर निकलते एक बुजुर्ग बड़े बड़े जूते पहने हुए थे। गर्म कपड़ों ने उनके दुबले पतले शरीर को भी तंदुरुस्त दिखा दिया था। आज तो सभी उनकी तरह चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता। सभी ठंड से अकड़े भी थे। उन्हें खुशी भी महसूस हो रही थी, इसलिए नहीं कि आज उनकी कमी या उनका बुढ़ापा छिप गया है, बल्कि कहा जाए तो सब उनकी तरह हो गए, इसलिए कि इन वादियों को देखने उन्होंने कई वर्षों इंतजार किया था। बहुत सी छोटी छोटी एफडी खुलवाई, कई बार बचत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार या तो इलाज में या बच्चों की पढ़ाई में वो राशि खर्च हो जाया करती थी। अपनी पत्नी के साथ इन वादियों में घूमने का, बच्चों के साथ बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारने का सपना तो उनका सपना ही रह गया था। ईश्वर जी के बेटे का ट्रांसफर कुछ ही दिनों पहले यहाँ शिमला में हुआ था। पहले गर्मी का मौसम रहा था, फिर बारिश। इस तरह से पूरे 7 महीने हो गए थे उन्हें यहाँ आकर, और अब जाकर यह बर्फ देखने को मिली जो इस मौसम की पहली बर्फबारी थी। उनकी सांसों से व मुंह से निकलता धुआं वे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सामने से उन्हें उनका बेटा आशुतोष आता हुआ नजर आया। वो थोड़ा जल्दी में था। पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती हमेशा इन लोगों को। रास्ते में ही ईश्वर ने उसे टोका। क्यों बेटे आशुतोष, क्या हुआ फिर? यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा क्या? ट्रांसफर का ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ पापा, ट्रांसफर कर देंगे। यदि तरक्की चाहिए तो जाना ही पड़ेगा, कहकर बेटा घर के अंदर चला गया। दोनों बाप बेटों के रिश्ते में भी बर्फ ही जमी हुई थी बहुत समय से। बचपन में वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज वे ही दोनों आपस में बात करने से भी कतराते हैं। ईश्वर जी कहना चाहते थे, बेटा कुछ दिन और नहीं रुक सकते क्या यहाँ? कितने समय के बाद, कितने वर्षों के बाद तो हमारी इच्छा पूरी हुई है, हमारे सपने पूरे हुए हैं यहाँ बर्फ में खेलने के, यहाँ बर्फ को देखने के, शिमला में रहकर यहाँ की बर्फबारी का आनंद लेने के। लेकिन कुछ कह ही नहीं सके। उनके बीच की आपस की दूरियों ने उन्हें कुछ कहने ही नहीं दिया। ईश्वर जी ने अपनी पत्नी से कहा था, तुम कहो ना उससे कि थोड़ा हम और कुछ समय, कुछ महीने रुक जाते हैं यहाँ पे। वे बोली थी, आप ही कहिए, उसकी तरक्की की बात है, मैं नहीं बोल सकती हूँ उसको ऐसा। वैसे भी आप सीधे सीधे उससे क्यों नहीं कहते? ईश्वर जी ने उत्तर दिया था, बचपन में तो उसकी सारी जरूरतें मुझसे कहती थी, तुम ही तो कहती थी। पत्नी का उत्तर मिला, आप भी तो यही कहते थे, उससे कहो कि डायरेक्ट मुझसे बात करे। आशुतोष ये सब सुन रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। ईश्वर जी की ये बात कि वो कभी यहाँ आना चाहते थे, बरसों पुराने उनके मन में यह इच्छा दबी हुई थी, और आज उनका ये सपना पूरा हुआ है और वो चाहते कि यहाँ कुछ और रुके। ये बात तो उसे आज ही पता चली। मन में एक नाराजगी भी आई, पापा मुझसे क्यों नहीं कह सकते? लेकिन फिर ध्यान आया कि मैं भी तो उनसे कुछ कह नहीं पाता था। फिर सोचा कि पापा ने जब भी मुझे जरूरत थी कभी समय ही नहीं दिया। इस बात से एक बेचैनी ने आशुतोष का घेर लिया। कुछ दिनों पहले जब ईश्वर जी को हल्का बुखार था, वे चाह रहे थे कि आशुतोष ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन आशुतोष को जरूरी मीटिंग थी, इसके कारण उसे मीटिंग में ही जाना पड़ा। वो पिता को डॉक्टर के पास खुद नहीं लेकर जा पाया, हालांकि उसने डॉक्टर को ही घर पर भेज दिया था और अच्छे से इलाज भी करवा दिया था। आशुतोष ने सोचा, मजबूरी भी आखिर कुछ चीज होती है। जैसे मेरी मजबूरी, पापा ने भी शायद इसीलिए समय नहीं दिया होगा। वे भी किसी तरह से मजबूर रहे होंगे, जैसे आज मैं उन्हें समय नहीं दे पा रहा। यही ख्याल उस समय ईश्वर जी के मन में भी था।
जब भी आशुतोष मुझसे समय मांगता था, मुझसे कुछ काम करवाने के लिए कहता था, मैं उसे वो समय नहीं दे पाता था। उसे भी तो उतना ही बुरा लगता होगा जितना अब मुझे लगता है। आशुतोष ने सोचा, मैं बड़ा हो रहा था और पापा बूढ़े हो रहे थे। दोनों की सोच बदल रही थी। मैं लड़कपन में जो कुछ चाहता था, पापा अपनी जिम्मेदारी के कारण उसे दूर ही रखना चाहते थे मुझसे। इन्हीं सब विचारों के साथ आशुतोष गहरी नींद में कब खो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह आशुतोष ऑफिस के लिए निकला। ईश्वर जी घर के भीतर ही ठहल रहे थे। ठंड बहुत थी बाहर। तभी उनका पांव लड़खड़ाया। वे अचानक पास ही रखी एक मूर्ति पर जा गिरे। वे तो संभल गए, लेकिन वह महंगी मूर्ति टूट गई। उन्हें बहुत बुरा लगा। मूर्ति काफी महंगी थी। तभी आशुतोष भागकर उनके पास आ गया। आप ठीक तो है पिताजी? कहीं चोट तो नहीं आई जोर की? आशुतोष का पूरा ध्यान अपने पिताजी पर था। यह ईश्वर जी ने नोट किया। उसके मन में जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि महंगी मूर्ति टूट गई तो कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। ऑफिस जाते समय फिर उनके मन में ख्याल आया, जब मैं बचपन में कोई सामान तोड़ देता या गिर जाता था और अनजाने में मुझसे कोई नुकसान हो जाता था, तो पापा पहले मुझे देखते थे कि कोई ज्यादा चोट तो नहीं है, उसके बाद मेरी पिटाई करते थे। आशुतोष को याद आया कि जब वह छोटा था, एक बार दिवाली के दिनों में माँ ने बढ़िया सा नया टी सेट खरीदा था। उसके लिए उन्होंने पैसे जोड़े थे काफी दिनों तक, और दिवाली के दिन माँ ने वही टी सेट निकाला था और चाय लेकर वो किचन में से बाहर के कमरे में आ रही थी। तभी आशुतोष दौड़ता हुआ आया था। पर्दे के पीछे उसे माँ दिखाई नहीं दी थी और वो जो किचन की ओर दौड़ा तो माँ के हाथ से पूरा का पूरा टी सेट चाय के समेत ही झनक झनक करके नीचे गिर गया और उसमें से काफी सारी प्लेटें और कप टूट के गिर पड़े। आशुतोष एकदम घबरा गया था कि अब पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, क्या डांट पड़ेगी मुझे। लेकिन पापा बाहर के मेहमानों को छोड़कर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे थे। उसे पूछा था, कहीं तुम्हें कोई कांच तो नहीं चुभ गया टी सेट का? जब अच्छी तरह से देख लिया तो उसे मेहमान बाहर बैठे थे, इस वजह से केवल आंखों से घूरते हुए बाहर विदा कर दिया था। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि कितना महंगा टी शर्ट तूने तोड़ दिया। वैसे ही उसे दूसरी एक और घटना याद आई। माँ ने मुरब्बा बना के और बरनी ऊपर वाले शेल्फ में रख दी थी। उस दिन माँ थी नहीं घर पे। अब उसने क्या किया, उसे उसी समय मुरब्बा खाना था। ब्रेड पे लगाकर खाना चाहता था। वो एक स्टूल पे चढ़ गया और मुरब्बे की बरनी उतारने वाला था कि उसके हाथ से वो बरनी फिसल गई। मुरब्बे समेत बरनी टूट गई। सारा मुरब्बा बेकार हो गया। उसी समय पापा आए बाहर से। देखा तो कांच बिखरे पड़े किचन में, बीच में मुरब्बा भी पड़ा हुआ है। और आशुतोष अपराध बोध लिए चुपचाप वहां पे खड़ा था और डर से कांप भी रहा था कि अब पिताजी की डांट पड़ी, अब पिताजी की मार पड़ी। लेकिन तब भी माँ और पिताजी दोनों ने ही ना तो बरने की चिंता की और ना ही इतने सारे मुरब्बे की, बल्कि माँ ने दौड़ के उसे अपने पास खींच लिया और बोली, बेटा उधर मत जाना, कांच चुभ जाएंगे। और पिता ने भी यही पहले पूछा, तुम्हारे पाँव में कोई कांच तो नहीं लगा है, हट जाओ वहां से। उस दिन तो उसे डांट भी नहीं पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था इस बात। आज बात समझ में आई, उन्हें भी मेरी चिंता ही होती थी, ना किसी और महंगे चीज की या भारी नुकसान की। आशुतोष आज ऑफिस में पूरी तरह शांत था। कुछ देर तक एक लेटर टाइप करता रहा, फिर अपने मैनेजर के केबिन से प्रसन्नतापूर्वक वो बाहर निकला। अगले दिन सुबह घर के बाहर से आवाज आई, पापा पापा। जैसे ईश्वर जी बाहर आए, एक बर्फ की गेंद उनके शरीर पर पड़ी। वे बड़ी खुशी से घर के दरवाजे से बाहर आ गए और आशुतोष के साथ काफी देर तक बर्फ के गोले बना बनाकर बर्फमारी करते रहे। थोड़ी देर एक साथ इस तरह से खेलने के बाद दोनों ही बड़े प्रसन्नचित्त हो गए थे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक टैक्सी उनके घर के सामने खड़ी थी। माँ पापा जाइए, शिमला की वादियों में जाइए,
हाथ में हाथ लेकर घूमने का अब बहुत बढ़िया मौका है, बहुत प्यारा मौसम है। आशुतोष ने बड़े मजाकिया अंदाज में माँ और पिताजी से कहा। आज ईश्वर जी ने एक दोस्त की तरह आशुतोष के कंधे पर हाथ रख दिया और अंदर जाने लगे। आशुतोष बोला, पापा, आप अब पूरे मौसम तक यहाँ घूम सकते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। 6 महीने तक हम यहीं रहने वाले हैं, जब तक कि यहाँ पर बर्फ का मौसम है। जैसे जैसे जमीन में बर्फ की चादर बढ़ रही थी, बाप बेटे दोनों के दिलों में जमी बर्फ पिघलती जा रही थी। और ये देखकर उसकी माँ बड़ी प्रसन्नचित्त संतुष्ट मन से मुस्कुरा रही थी। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी छोटी सी है, लेकिन कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा जल्दी ही बहुत बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।